गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ, आपको क्या क्या ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। एक तो देखो वर्किंग रूल, ये वर्किंग रूल तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊँगी, ठीक है। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बाई वाई इज इक्वल टू N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाई जेड। इट इज इक्वल टू P की बजाय पिच की बजाय K बाय R की बजाय आप ये टर्म याद रखो। इट इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन ये यूज़ करेंगे। दीज थ्री टर्म्स आर इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब और एक चीज़ और, एक कंडीशन और यूज़ करेंगे कि अगर आपका जो सिस्टम है सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट है, रिड्यूसेस टू ए सिंगल सिस्टम है, तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन इन ऑर्डर दैट ए जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन स्पेस रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स की कंडीशन क्या होती है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। तो एक ये कंडीशन आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट फोर्स XYZ। एक सिंगल फोर्स किसके इक्विवेलेंट है? उसके कंपोनेंट है XYZ अलोंग द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टू द कपल LMN अबाउट दीज एक्सिस। यानी कि जो सिंगल फोर्स है किस किस के इक्विवेलेंट है? XYZ और LMN के इक्विवेलेंट है। मीन्स आपको पता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो वो लास्ट में जाके R और G में रिड्यूस हो जाता है। तो R के कंपोनेंट दे रखे हैं XYZ और G के कंपोनेंट दे रखे हैं LMN, और ये दोनों के दोनों किसके इक्विवेलेंट है? एक सिंगल फोर्स के। यानी कि जो सिस्टम है उसको एक सिंगल फोर्स में भी रिड्यूस किया जा सकता है, इन दो के इक्विवेलेंट है, और वो जो सिंगल फोर्स की वैल्यू होगी इन दोनों के इक्विवेलेंट होगी। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट। देखो ये तो यहीं से अंडरस्टूड है, जब सिंगल फोर्स के कंपोनेंट ही एक्स वाई जेड हैं तो ऑब्वियसली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो इसमें तो कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। और आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है? इक्वेशन टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन आर। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब सेंट्रल एक्सिस, कि जो आपका जो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो चुका है, जो लास्ट में सिस्टम एक फोर्स में रिड्यूस हो चुका है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको बतानी है। और लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या बतानी है आपको? सेंट्रल एक्सिस। तो आपको ये सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज सेंट्रल एक्सिस इज, अभी आपको बताइए L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बाई वाई इज इक्वल टू N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाई जेड इज इक्वल टू LX प्लस MY प्लस NZ अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ कैपिटल XYZ तो आपके फोर्स की कंपोनेंट हैं और स्मॉल XYZ आर्बिट्रेरी पॉइंट है। मीन्स देखो जब भी आप किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन लिखते हो तो उसके अंदर XYZ जरूर आते हैं। तो ये जो स्मॉल XYZ हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, वो आपके वेरिएबल्स हैं, आपकी इक्वेशन में आंसर में आएंगे ही आएंगे। और कैपिटल XYZ क्या है? फोर्स के कंपोनेंट। अब आपको दे रखा है कि जो आपका सिस्टम है वो सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट है। सिंस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। ये आपने आर्टिकल किया था और अभी मैंने आपको बताया भी है आर्टिकल पीछे से कि सिंगल फोर्स इक्विवेलेंट की कंडीशन होती है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ यहाँ ऊपर पुट कर दो। तो जब इस टर्म में 0 पुट करूँगी, 0 बाई दिस टर्म इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? ये पूरी टर्म इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इन्हीं तीनों टर्म्स को किसके इक्वल पुट किया गया है? 0 के। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लो, फर्स्ट और लास्ट को लूँगी, कैपिटल X राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा। आपके पास टर्म आएंगी L माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकेंड और लास्ट को लूँगी M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड 0, और थर्ड और लास्ट को लूँगी N माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट्स
इस y वाली YZ वाली कंपोनेंट को राइट में ले जाओ तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू, ये प्लस की हो जाएगी YZ माइनस ZY, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ YZ माइनस ZY इज इक्वल टू L। इसी तरह इन दोनों टर्म को राइट साइड में ले जाना, आपके पास आ जाएगा ZX माइनस XZ इक्वल टू M। इन दोनों टर्म को उधर ले जाना, XY माइनस YX इज इक्वल टू N। ठीक है, इसके बाद L से डिवाइड कर दो, यहाँ L से डिवाइड करोगे इक्वल टू 1 आ जाएगा, M से डिवाइड करोगे इक्वल टू 1 आ जाएगा, N से डिवाइड करोगे इक्वल टू 1 आएगा। तीनों की राइट साइड 1 के इक्वल है तो तीनों को इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से लिख दिया YZ माइनस ZY बाई L इज इक्वल टू ZX माइनस XZ बाई M इज इक्वल टू XY माइनस YX बाई N इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। देखो आपको यही प्रूव करनी थी यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद नाउ सिंगल फोर्स, आपको पता है सिंगल फोर्स के जब कंपोनेंट दे रखे हैं तो फोर्स किस तरह से निकाला जाता है, √x² प्लस y² प्लस z²। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, आप ये समझो अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई, क्योंकि पैटर्न अलग नहीं है, हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, आपकी पूरी यूनिट तैयार हो जाती है। इस चैप्टर से आपका फुल क्वेश्चन आता है। 90% चांसेस होते हैं कि आधा क्वेश्चन आपका आर्टिकल आता है, आधा एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में से कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप एक क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे के क्वेश्चंस में। इसमें मैं फिगर आपको ड्रॉ करके भी समझाती हूँ अलग से। ये चलो यहाँ बताते हैं फिगर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, OA, OB, OC आर एजेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A। देखो पहले मैं क्यूब बनाती हूँ। लेट दिस इज द क्यूब। अब क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी और एज हर एक साइड आपको किसके इक्वल दे रखी है, स्मॉल ए के। लेट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। आपको दे रखी है OA, OB, OC आर एजेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A। हाँ जी, एक दिस इज पॉइंट O, एक एच OA, एक OB और एक OC। साइड A है तो x एक्सिस पे ये पॉइंट बन जाएगा A0, 0। ठीक है, ये x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट A, y0, z0। ये y एक्सिस है तो 0, A0, x0, y कोऑर्डिनेट A, z कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, ये z एक्सिस पर है तो आपके पास 0, 0, A। दिस इज पॉइंट ऑन z एक्सिस। फिर देखो आगे क्या कहा है, OO डैश, AA डैश, BB डैश एंड CC डैश आर इट्स डायगोनल। अब देखो ये डायगोनल आप रूम के हिसाब से देखना, क्योंकि देखो मैं आपको इस तरह से जो है वीडियो में बहुत मुश्किल है, अगर आप ऑफलाइन आते तो मैं आपको बता पाती, लेकिन इस तरह से मेरे लिए बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद एज्यूम करना डायगोनल रूम का कैसे बनता है। मैं एक रूम में ही बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि जैसे सपोज करो वो जो ये कॉर्नर आपको जो फर्श का दिख रहा है, जहाँ मेरा पेन पॉइंट कर रहा है इस रूम में, ये कॉर्नर और जो इसके सामने ये अपर कॉर्नर होगा, देखो वो कॉर्नर, उस कॉर्नर को, ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से यहाँ ज्वाइन कर दो, एक डायगोनल आपका ये बन जाएगा। दिस इज वन डायगोनल। इसी तरह देखो वो ऊपर वाला कॉर्नर है, ठीक है, उस कॉर्नर को आप ऐसे करते 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 यहाँ नीचे से इस तरह से ज्वाइन कर दो तो एक दूसरा डायगोनल ये बन जाएगा। इसी तरह से देखो एक कॉर्नर ये है, अपर कॉर्नर आपको लेना और इसको ऐसे नीचे वाले कॉर्नर से, देखो इस तरह से नीचे वाले कॉर्नर से जाते जाते सामने वाले कॉर्नर से वहाँ ज्वाइन कर दोगे तीसरा डायगोनल। ऐसे ही चौथा डायगोनल ऊपर वाले कॉर्नर से इस तरह से आपको ये कॉर्नर जो आपको दिख रहा है इसको ऐसे करते 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 आप सामने वाले नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 डायगोनल दे रखे हैं। अब देखते हैं, देखो AA डैश, BB डैश, CC डैश, OO डैश, ये A है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है नीचे वाला कॉर्नर है, फ्लोर वाला कॉर्नर, इसके अपोजिट ये बनेगा, ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे देती हूँ AA डैश।
फिर देखो ये अपर कॉर्नर है, लोअर कॉर्नर, इसके अपोजिट कौन सा कॉर्नर बनेगा, ये बनेगा, इसका नाम दे देती हूँ बी बी डैश। फिर ये सी है, ये लोअर कॉर्नर है, इसके अपोजिट ऊपर कौन सा बनेगा, ये बनेगा, इसका नाम दे देती हूँ सी सी डैश। अब ये ओ है, इसके अपोजिट कॉर्नर ये बनेगा, इसका नाम मैं दे देती हूँ ओ डैश। अब पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखो बी डैश, बी डैश ये आपका कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, या इसी के साथ देख लो। बी डैश पॉइंट को देखो तो यहाँ देखो एक्स पर ए है, जेड पर ए है, वाई यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये पॉइंट बनेगा A0A। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में होने का मतलब Y0, एक्स पर ए, जेड पर ए, या इन दोनों पॉइंट से भी आप निकाल सकते हो। दिस इज द पॉइंट बी डैश। अब मैं सी डैश की बात करती हूँ। सी डैश में देखो यहाँ से ये सी डैश पॉइंट इससे ज्वाइन है, इससे ज्वाइन है, ये कोऑर्डिनेट कितना है A, ठीक है, और इससे ज्वाइन है, ये देखो पॉइंट इससे ज्वाइन है, इससे ज्वाइन है, तो ये कोऑर्डिनेट A0। ये आप ऐसे भी देख सकते हो, ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में होने का मतलब Z0 कोऑर्डिनेट AA। अब आ जाओ A डैश पर, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या आएंगे। ये देखो A डैश इससे कंबाइन है, इस पे Z कोऑर्डिनेट A है आपका, Z कोऑर्डिनेट इससे कंबाइन है, इस पे Y कोऑर्डिनेट A है, ठीक है, और X दोनों में ही क्या है 0। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉइंट YZ प्लेन में है तो Y और ZA X कोऑर्डिनेट 0, और O डैश तो देखो तीनों से कंबाइन है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ठीक है, तो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे आपके A, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो 3 डायमेंशनल पॉइंट है, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिन के अपोजिट है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, और इसका अपोजिट क्या बनेगा A। दीज आर 4 डायगोनल्स। अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कॉपी में। देखो इसी तरह से मैंने पॉइंट ड्रॉ कर रखे हैं, A के अपोजिट A डैश, कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, B के अपोजिट B डैश, ये भी कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, C के अपोजिट C डैश, और O के अपोजिट O डैश। उसके बाद देखो मैंने कुछ फोर्सेस ड्रॉ कर रखे हैं, वो भी सिखा देती हूँ आपको। उसके बाद है फोर्सेस इक्वल टू P, 2P, 3P, 4P। अब आपको 4 फोर्सेस गिवन हैं। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस में एक काम करना सिखाऊंगी, वो काम जितने भी फोर्सेस दे रखे होंगे सब फोर्सेस के लिए अलग अलग करोगे। तो एक फोर्सेस के लिए आपको समझ आ गया तो बाकी के लिए आप अपने आप खुद कर सकते हो। तो एक तरह से 4 फोर्स हैं, F1, F2, F3, F4। 4 फोर्सेस हैं, किस किस के होंगे। पहला फोर्स OB डैश के होंगे, मीन्स P फोर्स किसके होंगे, OB डैश। देखो स्टूडेंट, ये O, ये B डैश, OB डैश के लॉन्ग P फोर्स है। मैं इसको डॉटेड से दिखा रही हूँ जस्ट थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। OB डैश के लॉन्ग कितना फोर्स है, P। आप चाहो तो फुल लाइन भी दिखा सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 2P फोर्स है O डैश A। तो मैं आपको सीधा इसी फिगर में बता दूँ। देखो एक तो OB डैश के लॉन्ग P फोर्स है, डायरेक्शन ध्यान से लगाना, OB डैश है तो डायरेक्शन OB डैश में ही लगेगी। नेक्स्ट है O डैश A के लॉन्ग है 2P, O डैश A, दिस इज O डैश एंड दिस इज A। देखो O डैश से स्टार्ट होकर A की तरफ बढ़ेगा, इस O डैश A की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 2P फोर्स है। फिर है 3P फोर्स अलोंग BC, दिस इज B, दिस इज C। B से C की तरफ बढ़ना है, B से C की तरफ गए तो इस लाइन के अलोंग कितना फोर्स है, 3P फोर्स। स्टूडेंट इस फोर्स को तो आप आगे भी बढ़ा के दिखा सकते हो 3P पर, स्टार्ट वहीं से करना है जहां से आपको दे रखा है। नेक्स्ट है C डैश A डैश, उसके अलोंग 4P फोर्स है। देखो ये C डैश, ये A डैश, C डैश से स्टार्ट करके A डैश पे गए, इसके अलोंग कितना फोर्स है, 4P। आई थिंक आपको जो है फिगर क्लियर हो गई। फिर है रिड्यूस द सिस्टम टू ए फोर्स थ्रू O एंड ए कपल अबाउट एन एक्सिस थ्रू O। स्टूडेंट्स आपने आर्टिकल किए थे कि सिस्टम फोर्स को एक सिंगल फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हो। फिर बाद में आपने और दोबारा रिजल्ट लगा के उस पर और फिर से दोबारा एक आर्टिकल किया था, उसमें इस तरह से रिड्यूस किया था कि जो कपल की एक्सिस है और फोर्स की एक्सिस है वो कंसाइड कर जाए। उसका नाम हमने सेंट्रल एक्सिस दिया था। बट स्टार्टिंग में जब आपने किया था कि फोर्स को रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में, तो वहाँ क्या था, जो फोर्स की लाइन है,
फोर्स की लाइन और जो कपल की एक्सिस है वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन वो सेम पॉइंट से पास करनी चाहिए। वो सेम पॉइंट कौन सा है, ओ से पास कर रही है। ठीक है, अब देखो करने का क्या तरीका है। मैं एक फोर्स का बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप करना। एक फोर्स का काम बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट फोर्स लेते हैं, फोर्स पी। पहला स्टेप है हर क्वेश्चन में करने का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिखना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिखते हैं पी। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो लाइन जिसके अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है। आपको पता है लाइन लिखने के लिए लाइन की आप जनरल इक्वेशन लिखते हो। क्या इक्वेशन लिखते हो, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन। लाइन लिखने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पॉइंट जिससे कि वो लाइन पास कर रही हो, दूसरा उस लाइन की डायरेक्शन, रेशियोज। ठीक है, तो आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P चाहिए। देखते हैं, देखो ये फोर्स P था, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, OB डैश। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइन ऑफ एक्शन लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P दैट इज OB डैश। इसकी इक्वेशन लिखनी है, OB डैश इन दो पॉइंट से पास हो रही है। स्टूडेंट आप पॉइंट वो लेना जिससे आपकी लाइन स्टार्ट हो रही हो। लेने को आप कोई भी ले सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड रखोगे तो ठीक रहेगा। तो आप वो लाइन का वो पॉइंट लेना जिससे वो लाइन स्टार्ट हो रही हो, जहाँ से फोर्स स्टार्ट हो रहा हो, वो पॉइंट हमारा 0 0 0। दूसरा आपको चाहिए होती है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज अगर लाइन पर दो पॉइंट हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे तो हमें रेशियोज निकालनी होती है, तो मैं 0 माइनस ए, 0 माइनस 0, 0 माइनस ए करूँ या फिर ऐसे करूँ a माइनस 0, 0 माइनस 0, a माइनस 0, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ेगा। आप एक ही पैटर्न रखना हर फोर्स में बेटर है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, जहाँ से फोर्स स्टार्ट होगी, जहाँ ख़त्म हो रहा है, बाद वाले पॉइंट में से स्टार्टिंग वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देना। उस हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज निकालना। जैसे यहाँ फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 0 0 पर, तो आ जाएगा x माइनस 0, वाई माइनस 0, z माइनस 0। जो ये x1 y1 z1 होता है जिस पॉइंट से लाइन पास करती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि लाइन आपको पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग वाला लोगे, तो यहाँ तो आप वो पॉइंट लेना जिससे वो लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रेशियोज दो पॉइंट से निकालना। कैसे निकालोगे, जहाँ एंड हो रही है और जहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों को सेपरेट कर दो। देखो एंड a0 a पर हो रही है, स्टार्ट 0 0 0 पर थी, सेपरेट करो a माइनस 0 a, 0 माइनस 0 0, a माइनस 0 a। तो आपकी क्या वैल्यूज आई, a0 a। आपकी क्या वैल्यूज आई, देखो a0 a। ठीक है, अब a कॉमन है, उसको कैंसिल कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वैसे तो हम माइनस भी होता तो उसको भी बैलेंस कर सकते थे, पर आप इन क्वेश्चंस में माइनस को कैंसिल मत करना। ठीक है, मान लो अगर यहाँ माइनस a0 a होता तो यहाँ -1 0 -1 ही लिखना, 1 0 1 मत लिखना। मीन्स माइनस को कैंसिल मत करना। उसका कारण क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। सिर्फ कॉमन न्यूमेरिकल वैल्यू को कैंसिल कर देना, लेकिन प्लस माइनस को चेंज मत करना। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 0 1। तो पहला काम है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिखना। ठीक है, दूसरा काम है उस फोर्स के कंपोनेंट और मूवमेंट निकालना। फिर से बता रही हूँ, दूसरा काम है फोर्स के कंपोनेंट और तीसरा काम है कपल या मूवमेंट। तो पहला काम था लाइन ऑफ एक्शन जो कि हमने लिख लिया है, दूसरा काम है कंपोनेंट निकालना। आपको याद हो स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके को कंपोनेंट दे रखे हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। वो थे आपके x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस थे LMN। और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो आप कंपोनेंट भी निकाल सकते हो कोसाइन से मल्टीप्लाई करके। मीन्स कंपोनेंट आते हैं LR, MR, NR। दीज आर द कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइंस की। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1 0 1। कोसाइंस के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। डायरेक्शन कोसाइंस आर
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2। तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे 1/√2 0 1/√2। तो द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस पी आर। अब जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएंगे जनरली उसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स नहीं है 4 फोर्स हैं, इसलिए जो पहला फोर्स लूंगी उसके कंपोनेंट को इंडिकेट करूंगी x1 y1 z1 से, दूसरे वाले को x2 y2 z2 से, तीसरे को x3 y3 z3 से एंड चौथे को x4 y4 z4 से। तो कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स पी आर x1 y1 z1 से मैंने इंडिकेट किया। किस तरह से लिखते हैं, कोसाइंस को r से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये फॉर्मूला होता है LR MR NR, ठीक है। वही चीज मुझे यहाँ यूज करनी है। L की वैल्यू कितनी है 1/√2 और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है P, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा P/√2 y1 P इंटू 0 0 P इंटू 1/√2 P/√2। तो फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट आ गए P/√2 0 P/√2, ठीक है। अब निकालते हैं मूवमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स P इज गिवन बाय। अब P फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं, वो मैं निकालूंगी वेक्टर मेथड से। जिस तरह से हम वैसे तो कपल को इंडिकेट करते हैं LMN, कपल के कंपोनेंट को इंडिकेट करते हैं LMN से, लेकिन पहला फोर्स है तो L1 M1 N1 से इंडिकेट करूंगी, दूसरा फोर्स है तो L2 M2 N2 से और तीसरा है तो L3 M3 N3 से। तो फर्स्ट फोर्स लिया, इंडिकेट किया L1I प्लस M1J प्लस N1K इज इक्वल टू, आपको ध्यान हो मैंने आर्टिकल में भी करवाया था, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है R क्रॉस फोर्स F। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स F। मूवमेंट अब सीधा ऐसे कपल भी रहने देना, मूवमेंट ऑफ फोर्स P इज गिवन बाय, ठीक है, R क्रॉस F। R मतलब पोजीशन वेक्टर, मीन्स जहां से वो फोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो वेक्टर में R क्रॉस F का मतलब वेक्टर मेथड से निकालते हैं। वेक्टर मेथड में फर्स्ट रो क्या आती है IJ, दूसरा क्या लिखोगे R के कंपोनेंट, R मतलब जहां पर P फोर्स एक्ट कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ जो पॉइंट है हमेशा वो लिखना जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही हो। किससे स्टार्ट हो रही है, ये 0 0 0 से, या आप यहाँ से भी लिख सकते हो। जब आपने लाइन ऑफ एक्शन लिखा तो जो आपने कहा ये पॉइंट आप यहाँ लिखोगे, ये वाला पॉइंट, जो भी पॉइंट आप यहाँ लिखोगे वो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 0 0 0। जैसे यहाँ 0 0 0 है तो 0 A 0 0 होता तो यहाँ लिखती मैं A 0 0। क्लियर है। उसके बाद है R क्रॉस F, मतलब फोर्स के कंपोनेंट। फोर्स अभी ऊपर आपने निकाला ही है, ये रे फोर्स के कंपोनेंट P/√2 0 P/√2, तो पुट कर दो P/√2 0 P/√2। स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेना। आपको पता है एक रो 0 है तो सारी वैल्यू क्या आएगी 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसको लिख सकती हूँ 0I प्लस 0J प्लस 0K। तो कंपैरिजन कर लो, L1 की वैल्यू 0, M1 की 0, N1 की 0। तो मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट निकालना आ गया होगा। जिसको यहाँ तक का काम आ गया, इट मीन्स ये लगा लो 99% क्वेश्चन तो आपका सॉल्व करना आपको आ गया है। बस 1-2 स्टेप्स और आगे है इसमें। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट फोर्स P के साथ काम किया है उसी तरह से सेकंड फोर्स 2P के लिए काम करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 2P, ठीक है। देखो 2P फोर्स किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। तो पॉइंट तो क्या आ गया x माइनस A, y माइनस A, z माइनस A। आपको नीचे के रेशियोज निकालने हैं, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म आ रहा है तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट सेपरेट कर दो, A माइनस A 0, ठीक है। तो पहला 0 आया, फिर 0 माइनस A माइनस A, ये देखो। नेक्स्ट 0 माइनस A माइनस A, फिर A कैंसिल किया, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो स्टूडेंट आप यहाँ 1 1 1 मत करना, ठीक है। तो रेशियोज कितने आ गए 0 माइनस 1 माइनस 1, कोसाइंस आ गया 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अब कंपोनेंट निकाल लो। कंपोनेंट ऑफ फोर्स 2P कितना आ जाएगा, जो भी आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स कितना था 2P, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 2P/√2 माइनस 2P/√2। तो देखो आपके ये कंपोनेंट आ जाएंगे x2 0, y2 माइनस 2P/√2, z2 माइनस 2P/√2। फिर अब निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या सीधा मैं लिख देती हूँ मूवमेंट इज गिवन बाय L2I प्लस M2J प्लस N2K इज इक्वल टू IJK
ठीक है। फिर पॉइंट पुट करना है, पॉइंट देखो यही पुट करना है जिससे आपका फोर्स यहाँ जो लिखा है ए, तो यहाँ पॉइंट पुट किया हमने ए। फिर यहाँ फोर्स के कंपोनेंट 0 -2p/√2 -2p/√2। अब इसको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड कर लेना, आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स मे बी हो सकता हो कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, अगर ऐसा हो तो आप अपना करके देख लेना, ठीक है, आपस में मैच कर लेना, या आप ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं दोबारा चेक कर लूँगी, ठीक है। आप ये मत समझना कि जो मैंने कैलकुलेट किया वो 100% राइट है, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। वैसे तो देखो मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल अच्छे से देख के ही करा है, पर मे भी कहीं मिस्टेक हो जाए, तो अगर आपका मैच ना हो तो घबराना मत, बल्कि आपस में एक दूसरे से मैच कर लेना। हाँ जी, कंपैरिजन करो। आई वाला कंपोनेंट नहीं है, मीन्स L2 की वैल्यू 0, M2 की वैल्यू 2AP/√2, N2 की वैल्यू -2AP/√2। इसी तरह से मैंने आपको दो फोर्स का निकालना बता दिया है। फोर्स 3P का मैंने देखो यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से L3 M3 N3 निकाला, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने फोर्स 4P फोर्स का निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है काम कंप्लीट हो गया। अब आपके पास चारों फोर्स के कंपोनेंट आ गए, चारों मूवमेंट के कंपोनेंट आ गए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट लिखना है यहाँ पे भी, मूवमेंट, ठीक है। चारों मूवमेंट के कंपोनेंट आ गए, चारों फोर्स के कंपोनेंट आ गए। अब टोटल निकालते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज गिवन बाय। टोटल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, चारों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट ऐड कर दो, x1 + x2 + x3 + x4। x1 कितना था, देखो यहाँ ये x1 क्या था, p/√2, ठीक है। p/√2 + 0 -4p/√2। तो देखो यही पुट किया, p/√2 0 0 -4p/√2 -3p/√2। ऐसे ही पूरे सिस्टम का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो तो y1 + y2 + y3 + y4, उसको ऐड किया तो -5p/√2। ऐसे ही z आ गया, तो x y z आपके पास आ गया। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालूंगी, r = √x² + y² + z²। उनकी वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, r आ गया आपका √35p। फिर है कंपोनेंट ऑफ कपल। जैसे आपको देखो पूछा था ना, कपल और फोर्स, रिड्यूस सिस्टम फोर्स टू ए फोर्स एंड ए कपल। फोर्स तो हमारा निकल गया, अब कपल निकालना है। कपल के लिए क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट सारे ऐड कर दो। एक्स एक्सिस के अलोंग L से इंडिकेट करते हैं, L1 + L2 + L3 + L4 सबको ऐड कर देना। ऐसे ही M और N निकाल लिया, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, √L² + M² + N²। वैल्यूज पुट करना, तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी G की। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करना। ये क्वेश्चन अगर आपका हो जाता है तो इट मीन्स मैं फिर कह रही हूँ आपकी 90% एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। 3 फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब, फाइंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, देखो 3 फोर्सेस हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब के अलोंग एक्ट कर रही हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस, देखो ये मैंने यहाँ गलत ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ इसको। सपोज मैं छोटा सा क्यूब ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द क्यूब। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। PQR एक्ट्स अलोंग 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस ऑफ ए क्यूब, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो P तो इसके अलोंग ले लेती हूँ मैं, एक्स एक्सिस। अब जो Q लेना है वाई एक्सिस के अलोंग तो लेना है, लेकिन वो ऐसी लेना जो इससे जो है इंटरसेक्ट ना करे। देखो अगर मैं इसके अलोंग Q ले लेती हूँ तो वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको वो एक्सिस नहीं लेनी जिसके अलोंग जो है इंटरसेक्ट कर रही हो। देखो वाई के अलोंग आपके पास 4 लाइनें हैं,
4 एजेस हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग ही है, पैरेलल है ये, तो लेकिन ये दोनों के दोनों किसको टच कर रही हैं, आपकी एक्स एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, और बनती है एक ये बनती है और एक ये बनती है। आप किसी को भी ले सकते हो, मान लो मैंने इसको लिया, ठीक है, इसको लिया, इसके अलोंग कौन सा फोर्स ले लेती हूँ, क्यू फोर्स, दिस इज क्यू फोर्स। आर किसके अलोंग लेना है, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस भी वो लेनी है जो इन दोनों को जो है कट ना करे, ठीक है। अब जेड एक्सिस भी 4 होंगे, देखो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसको देखूं तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसको देखूं तो अगेन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसको देखूं वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस को तो कट कर रही है, मुझे सिर्फ ये दोनों देखनी है। मैं फिर से, सॉरी मैं गलत बता गई आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये जेड एक्सिस के अलोंग 4 लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। इसको मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये पी फोर्स को कट कर रही है, इसको मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये क्यू फोर्स को कट कर रही है, अगेन इसको नहीं ले सकती क्योंकि ये भी किस फोर्स को कट कर रही है, क्यू फोर्स को कट कर रही है। तो मेरे पास ओनली पॉसिबिलिटी ये बची, इसके अलोंग आप क्या ले लेना, आर, ठीक है। कोऑर्डिनेट वही, यहाँ पे भी क्या था आपका वही A00, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, क्योंकि क्यू भी है उसी तरह से कोऑर्डिनेट आप लेना और काम करना। आप ये खुद निकालोगे, इसमें जब आप निकालोगे टोटल एक्स, x1 प्लस x2 प्लस x3, वहाँ 4 फोर्सेज थे, यहाँ 3 फोर्सेज हैं, ठीक है। 3 फोर्सेज से काम करोगे, नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना। x की वैल्यू p आएगी, y की q, z की r। आप ये पूरा उसी तरह निकाल के देखोगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, p निकल के आएगा। फिर निकालोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, वो q आएगा। z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, वो r। इसी तरह आप एलिमेंट निकालना। आगे करना क्या है इसमें, 3 forces PQR acts along 3 non-intersecting edges of a cube. Find the central axis. तो स्टूडेंट सेंट्रल एक्सिस में निकलवा देती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, जब तक देखो आपको कुछ प्रूव ना करना हो तो फोर्थ वाली इक्वेशन मत लेना, फोर्थ तब लेना जब उसकी जरूरत हो, अदरवाइज ये 3 ही इक्वेशन लेके चलना सेंट्रल एक्सिस की, ठीक है। उसके बाद LMN और कैपिटल XYZ की वैल्यू पुट कर देना। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रखी है, L की वैल्यू AR माइनस Q माइनस स्मॉल y एज इट इज, कैपिटल Z की वैल्यू R प्लस स्मॉल z एज इट इज, कैपिटल Y की वैल्यू Q, X की वैल्यू P। इसी तरह से यहाँ वैल्यू पुट कर रखी है। उसके बाद तो देखो स्टूडेंट्स टर्म कलेक्ट की है, R वाली इकट्ठी कर ली, AR माइनस YR, R कॉमन ले लिया। अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब फाइंड आउट करना होता है तब हमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जहाँ हमें प्रूव करना होता है तो हमें उस फॉर्म तक निकालना पड़ता है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस है, या आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ तक ला सकते हो अगर आप आंसर से मैच करना चाहते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब 5th क्वेश्चन और देखो, OA, OB, OC आर 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ ए क्यूब। देखो बना रखी है यही OA, OB, OC, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसी तरह डायगनल है, AA डैश, BB डैश, CC डैश, OO डैश आर डायगनल्स अलोंग BC डैश, CA डैश, AB डैश, OO डैश X इक्वल टू XYZR। जैसे देखो वहाँ P, 2P, 3P, 4P फोर्स थे, उसी तरह से यहाँ भी 4 फोर्स हैं। पहला फोर्स कैपिटल X है, दूसरा फोर्स कैपिटल Y है, तीसरा फोर्स कैपिटल Z है, चौथा फोर्स कैपिटल R है। तो आप उसी तरह से काम करना, ठीक है। तो आप x करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये याद रखना। देखो ऑलरेडी XYZ जब हमारी स्टेटमेंट में दे रखे हैं तो जो हमारे फॉर्मूले में होते हैं उनको आप डैश से इंडिकेट कर लेना, x डैश, y डैश, z डैश। मतलब टोटल कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग आप खुद निकालना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वो निकल के आएगा x प्लस r बाई रूट 3। ऐसे ही y कंपोनेंट निकल के आएगा y प्लस r बाई रूट 3, z कंपोनेंट निकल के आएगा z प्लस r बाई 3। एलिमेंट निकाल लेना। उसके बाद क्या पूछा है उसने, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू सिंगल रिजल्टेंट। आपको बताना है कि वो सिंगल रिजल्टेंट में सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट कब होंगे, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो सिंगल फोर्स की कंडीशन क्या होती है, सिंगल सिस्टम रिड्यूसेस टू सिंगल फोर्स इफ एंड ओनली इफ Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0।
यहाँ देखो L की वैल्यू पुट करी -ay प्लस x की वैल्यू पुट करी x प्लस r/√3। इसी तरह से बाकी वैल्यूज आप पुट कर लेना। और देखो यहाँ से -a कॉमन लेके कैंसिल कर देना, y बचेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है yx प्लस yr/√3, zy प्लस zr/√3, फिर प्लस xz xr/√3, फिर r/√3 वाली तीनों टर्म्स को मैंने कंबाइन किया, इन तीनों को, इनमें से r/√3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी दो ये जो तीन टर्म्स हैं उनको मैंने अलग से कलेक्ट कर लिया, इन तीनों को पहले लिख दिया, फिर √3 मैंने क्या लिया एलसीएम, या √3 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट आज आपका होमवर्क है ये, सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस आप करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर देना, और आज का कम कल तक प्रॉब्लम आप दोगे तो मैं कल तक प्रॉब्लम लूँगी। अगर आप 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद प्रॉब्लम देते हो तो मैं फिर आपकी प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करूँगी। आप डेली का डेली काम करना है। एक्सरसाइज लंबी है, क्वेश्चंस लंबे हैं, लेकिन करने में बहुत ईजी है। हाँ, एक चीज़ जो स्टूडेंट जो मैं आपको बता रही थी वो माइनस कैंसिल मत करना, वो आपको बता देती हूँ। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ -1 आया है, तो आप इसको कैंसिल मत करना। उसका कारण क्या है, देखो जैसे यहाँ पर माइनस आने से ये y2 बना -2p/√2, ठीक है। यहाँ तक जब आप कंपोनेंट निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देखो जब मैं टोटल कंपोनेंट निकालती हूँ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, सपोज करो आपने ये माइनस जो है कैंसिल कर दिया होता, मीन्स रेशियोज लिख देते 0 1 1, तो कोसाइंस आता 0 1/√2 1/√2, तो यहाँ जो फोर्स आता वो आता 2p/√2, ठीक है। और जब आप यहाँ ये 2p/√2 पुट करते, प्लस में पुट करते, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती, -p/√2 आ जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक ही पैटर्न रखना हर फोर्स को निकालते वक्त। ऐसा ना हो कि एक फोर्स में तो आपने इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दिया और एक में फाइनल में से इनिशियल, ऐसा मत करना। आप एक पैटर्न रखना कि जो पासिंग पॉइंट लेना है वो तो स्टार्टिंग वाला ले लेना, और जब रेशियोज निकालो तो फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस कर लेना, हर जगह सेम रखना। अदरवाइज आपका बाद में जब ऐड करते हो तो प्लस माइनस की वजह से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या आपका जो ऑफलाइन डे होता है आप उस दिन आके भी क्वेश्चन समझ सकते हो।